हम गुर्दे के डायलिसिस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक बार हमने तो ये सुना है कि डायलिसिस अगर हो जाए तो फिर ये होते ही रहते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए हमने बड़े सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब को बुलाया। यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे आते रहते हैं और आप फेमिलियर हैं इनसे, बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेलकम, आप अपने मुश्किल टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, यू वेलकम, ऑलवेज़ वेलकम। हम यहाँ सब इसीलिए बैठे हुए हैं कि जितनी भी आगाही, मालूमात और बेनिफिट्स हमारे व्यूअर्स को मिल सकते हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए। बेशक। अच्छा, तो सबसे पहले यही बताइएगा कि गुर्दे के जो डायलिसिस होते हैं वो क्या होते हैं सर, और ये डायलिसिस की ज़रूरत कब कब पेश आती है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों के इसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। एक तो ये कि पहली बात ये है कि ये जो डायलिसिस है ये कब ज़रूरत पेश आती है, इसकी वजूहात क्या है। तो इसकी वजूहात बेसिकली किडनी इंसल्ट है। वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, या अचानक गुर्दे जैसे कहते हैं ना जी फेल हो गए हैं, वो भी हो सकती है। और इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात इसकी पूरी दुनिया में जैसे हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक ऐसी चीज़ भी इसकी वजह है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या? और वो है पथरियाँ, और वो है प्रोस्टेट गदूद, और वो है पेशाब की नाली का बंद हो जाना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो 100% क्योरेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, इनका 100% इलाज है। देखें ना, जिसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है उसकी कोई सर्जरी नहीं होनी, कोई ऑपरेशन नहीं होना, वो सारी उम्र एक ट्रीटमेंट चलता रहेगा। लेकिन जिसके पथरी है उसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं और बगैर किसी ऑपरेशन के निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको तो हमने एवेपोरेट कर देना है, बिल्कुल बुखारात बन के उसने उड़ जाना है। सेम डे प्रोसीजर्स हैं। इसी तरह किसी की पेशाब की नाली बंद है उसको खोला जा सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी जब हमारे मुल्क में ट्रीट नहीं हो पाती, या वो मिस हैंडल होती हैं, या अताइयों के हथे चढ़ जाते हैं लोग, तो उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है और वो भी गुर्दे फेलियर में चले जाते हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की कि जी क्या ये जो डायलिसिस अगर एक बार हो गए तो ये फिर खुल जाता है, बार बार होते रहता है, ये भी मिसकंसेप्शन है। अच्छा, ये भी सही लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि मरीज़ के गुर्दे कैसे अचानक फेल हो गए। मिसाल के तौर पर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है लूज मोशंस, डायरिया, वॉमिटिंग, सीवियर एपिसोड्स हो रहे हैं, ठीक, पानी की शदीद कमी हो गई है, या कोई और बीमारी ऐसी हुई है जिसमें गुर्दे मुतासर हो गए और वो आनन फानन मुतासिर हुए और आनन फानन ही गुर्दे फेल हो गए। ठीक। अगर आनन फानन या अचानक ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसमें भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो जो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। उसमें हो सकता है एक दफ़ा डायलिसिस करनी पड़े, 2 दफ़ा करनी पड़े, 3 दफ़ा करनी पड़े। जैसे कोई चीज़ बिल्कुल आप समझें कि इंसान अगर थक हार के निढाल होकर गिर पड़ता है तो वो हमेशा के लिए थोड़ी गिरा पड़ा रहता है ना, तो कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद वो फिर उसी तरह से फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही है। तो गुर्दे भी एक जानदार चीज़ है, हमारे जिस्म के बहुत अहम अज़ा हैं। अगर उनको अचानक इतना थका दिया गया है कि वो निढाल हो गए हैं, अब उनको रेस्ट मिलेगा और उस वक्त तक हम वो काम किसी मशीन से ले लेंगे, डायलिसिस मशीन से ले लेंगे, और वो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे और उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह। दूसरी बात जो आपने की है कि हाँ, जिनके गुर्दे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, जिसमें मैंने अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि शुगर ब्लड प्रेशर तो है ना, उनको कंट्रोल करेंगे तो डायलिसिस से बचेंगे। और अगर पथरियाँ, प्रोस्टेट गदूद या पेशाब की नाली का बंद हो जाना, या रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस का हो जाना, उससे अगर खुदा न खास्ता गुर्दे फेल हो रहे हैं तो ये बड़ा जुल्म है हमारे माशरे में। ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपको गुर्दों को आहिस्ता 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 बिल्कुल नकारा कर दिया है, अब अगर गुर्दे बिल्कुल नकारा हो गए, गोया वो डेड हो गए, तो उनको तो फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जितने जहरीले मादे हैं जिस्म में जमा हो जाएंगे और अल्टीमेटली इंसान के बाकी सारे सिस्टम को भी ख़राब करेंगे। अच्छा, कादर की कॉल है, काफ़ी परेशान है, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कादर भाई, क्या हुआ? वालेकुम जी। मैं खादिम हुसैन कादर नहीं है। अच्छा जी, मतलब ये है कि मेरे गुर्दे में अक्सर पथरी आ जाती है। ठीक है। गुर्दों में अक्सर पथरी आ जाती है। ठीक है। तो वो हकीम साहब की दवाई खाने से ही पेशाब में जगह जगह बनते निकलते हैं। रिसेंटली परसों मेरे पेशाब में एक पथरी जो कितना आ गया। अच्छा, तो ऐसा जैसे स्टार्टिंग नहीं होती उसकी जी, जैसे फूल के पत्ते होते हैं ना, ऐसी शॉपिंग पतली थी जो पत्ता निकला पेशाब में से, और लोगों के मतर के रहने से बढ़ा है। अच्छा, इसका क्या परमानेंट हाल है? मैं बहुत परेशान हूँ।
और मुझे जब से ऐसा आजाद आ जाता है, जब वो मेरे पत्नी फंस जाती है ना, तो मुझे समझ लिया कि मुझे मौत आ गई है। ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से जी, आप बात कीजिएगा डॉक्टर साहब प्लीज। जी मोहतरम, आपने जैसे बताया है कि आपके पत्थरियाँ बनती हैं और फिर निकल जाती हैं, मुझे जो समझ आ रही है ना आपकी बात से, और आप कोई दवाई लेते हैं तो उससे निकल, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए मोहतरम, होता ये है कि गुर्दे में एक बात याद रखें कि अगर कभी भी एक पथरी बन गई है तो दोबारा भी बन सकती है। ये समझ लेना कि क्योंकि मुझे कभी दोबारा दर्द नहीं हुई तो अब मुझे पथरी नहीं है, ये हम बेसिकली इग्नोर कर रहे होते हैं, चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं रहे होते। आपका जो सवाल है उसका बड़ा सादा सा जवाब मैं यहाँ पर दे सकूँगा। वो ये है कि देखें, जब अगर किसी भी इंसान को पथरियाँ बार बार बन रही हैं तो उसकी एक प्रॉपर एवेल्यूएशन होनी चाहिए, उसके कुछ टेस्ट हैं वो होने चाहिए, और फिर हम वजह ढूंढते हैं कि इसको किस ख़ास वजह से पथरियाँ बन रही हैं, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसकी प्रिवेंशन की जाती है, रोका जाता है कि ये पथरियाँ ना बने। पथरी बनना और निकल जाना ये तो ये बहुत मतलब आम सी बात है, और लोगों के मतलब वो बनती ये है, कह रहे निकल हैं भी मैं तकलीफ में भी पड़ा रहता हूँ। जाहिर है जब पथरी बनेगी और वो पत्थर तो आपने कोई हाथ में पकड़ा हो तो वो आपको तकलीफ में मुब्तला कर देगा, और पथरी अगर खुदा ना खास्ता पेशाब की नाली में हो, गुर्दे की नाली में हो या गुर्दे में हो तो वो तो बड़ी नाजुक चीज़ें हैं। तो बचने का तरीका ये है कि आपको उन पथरी की असेसमेंट एनालिसिस करवानी होती है, उसकी वजह ढूंढनी होती है, और उसके बाद उसको रोकना होता है कि आइंदा पथरियाँ ना बने। तो बेसिकली आपने एक माहिर यूरोलॉजिस्ट जो गुर्दा मसाने का स्पेशलिस्ट है उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं वैसे प्रोग्राम की वसासे से कह रहा हूँ कि मैं बग़ैर किसी लालच के भी बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरह में जो डिज़र्विंग होते हैं उनको बिल्कुल हम फ्री ट्रीट करते हैं। अरे वाह, तो मोस्ट वेलकम, आपको आपका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और आपकी जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगी उसको ट्रीट किया जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, डायलिसिस के बाद मुझे बताइएगा डॉक्टर नज़ीर साहब कि ये जो पेचीदगियाँ होती हैं डायलिसिस के बाद मुमकिन होती हैं पेशेंट्स को, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अच्छा, ये भी बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि डायलिसिस के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तो या तो लोगों ने खुद ही अपने ऊपर सवार की हुई हैं, या उसमें कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा मैं कहूँगा वो क्वैक्स का भी हो सकता है, उन लोगों का हो सकता है जो इस फील्ड के माहिर नहीं हैं, और उन्होंने लोगों को बड़ा उनके अंदर खौफ व हरास फैलाया हुआ है कि डायलिसिस कराएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और फलाना हो जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा एक जुमला बोला जाता है कि डायलिसिस नहीं करवानी। अच्छा, अभी डायलिसिस नहीं करवानी तो जो गुर्दों का काम है अब वो कौन करेगा? ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि डायलिसिस के बाद बड़ी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। डायलिसिस का मतलब ये है कि ये एक गुर्दों की रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी जो काम गुर्दों ने करना है वो अब हम टेम्परेरीली किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मशीन के ज़रिए और तरीके भी हैं इसमें, उन तरीक़ों के ज़रिए। तो क्या गुर्दे जो कुछ कर रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेचीदगियाँ हो रही हैं? नो, वो तो हमारे जहरीले टॉक्सिक मादे जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं। उस मशीन का भी यही काम है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब डायलिसिस होती है तो पेशेंट को, चूँकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सेहत की बहुत आला सहूलियत नहीं है, वरना तो डायलिसिस घर बैठ के हो सकती है। डायलिसिस बिल्कुल ऐसी ही हो सकती है जैसे हम चलते चलते गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा लेते रास्ते में, बिल्कुल उसी तरह आप डायलिसिस। हम इसको बहुत ट्रॉमा लेते हैं यार, दुआ करना हमारी फुफो डायलिसिस पे। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सहूलियत, जस्ट लाइक अ ट्रीटमेंट, राइट? इट इज़ अ ट्रीटमेंट, इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे आपकी किडनीज इस वक्त काम नहीं कर रहे तो उसको हमने रिप्लेस आर्टिफिशियल किडनी से कर दिया, आप ये कह सकती हैं। तो उससे मैं चाहूँगी देखने वालों को ये भी बताएं कि जब डायलिसिस हो जाते हैं तो जो रेगुलर लाइफस्टाइल होता है उनका, उसमें क्या चेंजेस आते हैं? मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूँ जो मेरे साथ राब्ते में हैं और वो अरसा दराज से डायलिसिस करवा रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं डायलिसिस पे हैं, जिसमें एक डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे कुलीग हैं, वो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो डायलिसिस करवाते हैं, आते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, उसके बाद ड्यूटी पे चले जाते हैं। रियली? क्लिनिक भी करते हैं अपना, हाँ, सारे काम करते हैं। हाँ, एक ज़रूर बात है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ उस तरह के सेहत के चीज़ों की सहूलियत उस लेवल की नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक फॉर द टाइम बीइंग एक वीकनेस आ सकती है, कमज़ोरी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस की सहूलत सारे अस्पतालों में मौजूद है और उसका खर्चा कितना आ जाता है ये भी बता दें देखने वालों को। यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब, हम इनसे बात कर रहे हैं डायलिसिस की, गुर्दे की डायलिसिस के ऊपर। और मैं अभी सवाल कर रही थी कि मुझे ये बताइएगा कि हर अस्पताल में इसकी
फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद है डायलिसिस की, और इसका एक्सपेंस कितना हो जाता है? एक आम बंदा जब अगर जाए डायलिसिस के लिए तो उसके कितने को खर्चे हैं? देखिए, हमारे पब्लिक सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में जितने भी बड़े अस्पताल हैं, इन सब में डायलिसिस की सहूलत मौजूद है। और अगर वहाँ पे ख़र्चे की बात करें तो ये वहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर ख़र्चा नहीं आता। मुमकिन है कोई कभी कभार कोई चीज़ ऐसी जो उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो लोगों को थोड़ी बहुत लेनी पड़े, अदरवाइज़ उसमें ख़र्चा कोई नहीं आता। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है तो प्राइवेट सेक्टर में ये बड़ी कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह हर चीज़ की कैटेगरीज़ हैं। तो डायलिसिस का ख़र्चा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह भी ये काम कर रहे हैं, या सिर्फ दवाइयों के पैसे लेते हैं, वो चंद 100 से लेकर 1000-2000 रुपये तक हो सकते हैं। और ऐसे भी सेंटर्स हैं जहाँ पे ये ख़र्चा 10-15-20 हज़ार रुपये भी हो सकता है। इट डिपेंड्स के पर डायलिसिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पर डायलिसिस और ये डायलिसिस को सेशन चाहिए होते और ये हैं डायलिसिस अगर हफ्ते में किसी को 2 से 3 मरतबा ज़रूरत है तो महीने में अगर उसको 10 मरतबा ज़रूरत है, और अगर वो ख़र्चा 10,000 रुपये है तो 1 लाख रुपया तो महीना उसका हो गया, 12 लाख रुपया साल का हो गया। ये वो है जो प्राइवेट सेक्टर में, इससे ज़्यादा इससे कम, ये वेरी एक रेंज है, हो सकता है। तो उसका हल यही है कि आप किसी ऐसे इदारों से वाबस्ता हो जाएं कि जहाँ पे डायलिसिस आपकी फ्री होती है या ना होने के बराबर। ऐसे लोग हैं जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। डायलिसिस के बाद जो पेशेंट होते हैं वो कितनी जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं? कितना कोई टाइम लगता है कि उनको अपनी सेहत रिकवर कर सकें? अच्छा, ये देखें, डायलिसिस के बाद मरीज़ सेहतयाब उसी वक्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डायलिसिस बेसिकली गुर्दों को रिप्लेस कर रही है, गुर्दों का नेमुल बदल है। तो जिस तरह गुर्दे पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, डायलिसिस भी आपको उसी तरह से हफ्ते में 2 बार 3 बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप सेहतयाब ही रहते हैं। हाँ, अगर डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो पेचीदगियाँ होंगी। और डायलिसिस के बाद जैसे बहाली में सबसे अहम चीज़ क्या होती है अगर आपसे पूछी जाए तो? सबसे अहम चीज़ जो हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर एक असूल है वो है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 बुनियादी पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपकी हर पेशेंट जो ख़ास तौर पे डायलिसिस पे है, किडनी पेशेंट है, उसको अपनी डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी काम पे जाना, दफ्तर जाना, ये तो आपने बता दिया कि लोग ऑफिस जाते वक्त डायलिसिस कराते हुए निकल जाते हैं, तो वो वाला कोई ऐसा हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, और पाकिस्तान भी हम भी उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कि आप जाएँ रास्ते में, जिस तरह आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आप डायलिसिस सेंटर पर रुकें, डायलिसिस करवाएं, मशीन कनेक्ट करें, डायलिसिस हो जाएगी, आगे चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं। रात को सोते वक्त आप एक कनेक्ट करें मशीन के साथ अपने आप को, आपके एक कनेक्टर इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, उनको जोड़ दें, सो जाएं, आपके 3-4 घंटे में डायलिसिस कंप्लीट हो जाएगी। सुबह उठें, अपनी ड्यूटी पे करें, आपका कोई वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट, इसमें भी बहुत डेवलपमेंट के बाद कोई ऐसी ग़िज़ाएँ आपको लगता है जो लोगों को ज़रूरी लेनी चाहिए, या कोई ऐसी मेडिसिन जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो भी प्लीज़ बता दें। एक तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आपने अपने डॉक्टर से रब्ता रखना है, डॉक्टर से रब्ता रखना है जो आपका माहिर है, आपके गुर्दों की हिफाजत को वो जानता है। दूसरी बात यह है कि ग़िज़ाएँ, इसमें अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो गोश्त और दालें और जितने ये सिट्रस फ्रूट्स हैं और खजूर है और केले हैं, और जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, उसको हमने अवॉइड करना होता है। और हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती डायलिसिस पे, जहाँ प्रोटीन डाइट की ज़रूरत भी होती है लेकिन एक वहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो फिर इसका मतलब जिम तो नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि इफ़ ही कैन नॉट टेक और शी कैन नॉट टेक द प्रोटीन डाइट्स एंड ऑल, तो फिर जिम तो प्रोटीन मांगती है ना? नहीं, देखें उतनी प्रोटीन जितनी हमें चाहिए, और एक मॉडरेट चीज़ की रिकमेंडेशन है। ठीक, आप अब हैवी बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके जिस्म का एक अहम एजाज जो है वो उतना हेल्दी नहीं है, बल्कि वो तो काम ही नहीं कर रहा, नकारा हो गया, तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा।